तो सब बताते थे बेटा आज मारा, आज ऐसे भेजा कि जाओ मांग के लाओ। छोटे छोटे बच्चे वो रुमाल में सुलोसन डाल के सूंघ रहे हैं। हमें कुदरत इस चीज के लिए तैयार करता है। और मेरे पूरे लाइफ का एक जो सबसे बड़ा मैं कहता हूँ की पॉइंट है वो है प्रेजेंट का सेटिस्फेक्शन। जो काम मिले, सफाई मिले तो उसी को बेस्ट करो, किसी से मिल रहे हो तो पूरे एनर्जी से मिलो। जहाँ तो रोड पे रहता हूँ, लोगों को देखता हूँ, मेरी जब नज़र रोड पे पड़ती है ना कि एक प्लास्टिक का घर है और वहाँ पे एक लेडीज़ है, ईंट पे खाना बना रही है, उसके 2 बच्चे हैं, आधे कपड़े पहने हैं, एक हस्बैंड है, वो लोग हंस रहे हैं आपस में और कितना खुश है वो लोग। कौन ज़्यादा खुश है और कौन ज़्यादा रिच है और कौन ज़्यादा अमीर है, डेफिनेशन हमें अपने हिसाब से सोच। मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में एक कहानी है, जब वो जन्म लेता है और जब तक वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, का नाम देते हैं। लेकिन सक्सेस की भी डेफिनेशन अलग अलग होती है। अगर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो। जरूरी नहीं वो सक्सेस जिसे दुनिया आपके लिए सेलिब्रेट कर रहा है वही सक्सेस है। अगर आप अपने आप से संतुष्ट हो तो भी सक्सेस हो। और सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हर चीज़ सेटिस्फेक्शन से जुड़ी हुई है कि आपका माइंड किस चीज़ में मैं जहाँ तो रोड पे रहता हूँ, लोगों को देखता हूँ, मेरी जब नज़र रोड पे पड़ती है ना कि एक प्लास्टिक का घर है और वहाँ पे एक लेडीज़ है, ईंट पे खाना बना रही है, उसके 2 बच्चे हैं, आधे कपड़े पहने हैं, एक हस्बैंड है, वो लोग हंस रहे हैं आपस में और कितना खुश हैं वो लोग। उनको नहीं लग रहा है, उन्होंने अपनी लाइफ को वहीं पे हैप्पी। हम डिसाइड करते हैं कि यार हम गाड़ी में, हम बंगले में तो हम हैप्पी हैं, ये बेचारे हैं। नहीं, वो उनका मेंटल स्टेट किस जगह पे है वो उनकी जगह रह के सोचेंगे तो पता चलता है। इसके अपोजिट बहुत जगह जाता हूँ, अभी बड़े बड़े लोग भी बुलाते हैं, जब घर में जाता हूँ ना, बड़ा घर होता है लेकिन वहाँ पे मुझे कोई कुछ नहीं दिखता है। एक पेरेंट्स है, एक साइड में बैठे हैं, एक का कमरा अलग, एक का कमरा अलग, वो एकदम कमरे से निकल रहे हैं। पेरेंट्स अगर हाई भी कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो वो करें हाँ मैं बाद में आके बात कर। तो कौन ज़्यादा खुश है और कौन ज़्यादा रिच है और कौन ज़्यादा अमीर है, डेफिनेशन हमें अपने हिसाब से सोचनी है। बाकी कोई चीज़ का अंत नहीं है। आप कहीं भी पहुँचो, कहीं ना कहीं आप पीछे हो, और कहीं भी रहो तो कहीं ना कहीं आप आगे हो। तो आपको सोचना है कि हम कहाँ पे हैं। तो शुरुआत करता हूँ। मेरा जन्म बिहार का है, एक छोटे से गांव का, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। कम संसाधन में अपने जीवन को जीना सीखा, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। और जैसे हम जानते हैं कि माइग्रेशन है बिहार में, कि कोई रोजगार नहीं है, तो वैसे ही मेरे भी पेरेंट्स कमाने के लिए दिल्ली आए थे। एक छोटी सी नौकरी करते थे मेरे पापा, एक दवा की दुकान में, और मैं भी वहीं पे था। तो मैं एक एनडीएमसी के स्कूल में पढ़ रहा था, 5th क्लास में था। लेकिन सडनली उनकी जॉब छूट जाती है, बहुत सीधे थे तो निकाल दिया, और फार्मासिस्ट भी नहीं थे तो बहुत सारे रूल्स दे के निकाल दिया। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं बहुत क्रिएटिव रहता था बचपन से ही, मतलब मेरा दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता था, कुछ ना कुछ करते रहना, जो मुझे अच्छा लगे वो करता था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक दुकान, एक बुक्स का मैंने सोचा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो सरोजनी नगर एक मार्केट है दिल्ली के अंदर, उसके सामने हनुमान मंदिर है। वहाँ पे मैंने बात की कि भाई मैं यहाँ मंदिर के आगे अगर कुछ बेचूँ तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं 13 ईयर का था। तो उस टाइम मैं वहाँ से नई सड़क चांदनी चौक जाके वहाँ से मैंने कमल पुस्तकालय से बुक परचेज किए, धार्मिक पुस्तक वगैरह, फिर ला के और फिर वहाँ पे मैंने सेल करना शुरू किया। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छी सेल हो रही थी और मुझे मज़ा भी आ रहा था। फिर मैंने मंगलवार को देखा कि वहाँ पे हनुमान मंदिर भी है, लोग प्रसाद भी लेते हैं, तो प्रसाद ला के फिर वो सेल करना शुरू किया। तो वहाँ से जो मेरा एक रोड कनेक्शन है इन लोगों से, वो डेवलप हुआ कि जब मैं वो सेल करता तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिर के आगे बेगर्स होते, बूढ़े लोग होते, सब लोग बैठे रहते थे। तो मेरा टाइम पास यही था कि भाई हम दोनों एक ही लेवल पे थे, तो हम बात करते थे कि यार आपके भी तो बच्चे होंगे, मेरी भी तो अम्मी है, मुझे कितना प्यार करती है, आपके बच्चे होंगे। तो वो सब बताते थे, बेटा आज मारा, आज ऐसे भेजा कि जाओ मांग के लाओ, जाओ खा के लाओ। तो मैं सब सुनता था तो मुझे लगता था हम कितने ब्लेस्ड हैं, और मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो मतलब बढ़िया कमा रहा हूँ, घर पे भी दे रहा हूँ, खुद भी जो मन कर रहा है खा रहा हूँ। तो मुझे उस टाइम भी बहुत स्पेशल फील होता था अपने आप से। तो वो चीज़ों को कंटिन्यू करते करते फिर 1 साल तक मैंने उस बिजनेस को किया, और लाइफ थोड़ी सी ऐसे फ्रीडम वाली थी मेरी। कहते जब माँ बाप खुद स्ट्रगल में होते हैं ना, तो बच्चों को वो उतना ज़्यादा नहीं देख पाते। हम लोग एक छोटे 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे, 40 कमरा था, कॉमन बाथरूम होता था। तो मैं एक टोटल स्ट्रीट चाइल्ड की तरह भी रहता था कि भाई अपनी मर्जी से जो डीटीसी के सरकारी बस में चढ़ गया, कभी वहाँ जा रहा हूँ, कभी वहाँ जा रहा हूँ। स्ट्रीट पे बहुत सारे बच्चे से भी मेरी दोस्ती थी जो कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तब मैंने देखा कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे वो रुमाल में सुलोसन डाल के सूंघ रहे हैं। एक ने तो मुझे भी ऑफर किया। लेकिन कहते हैं ना कि
दो चीज़ों पे, बच्चों का जीवन या संस्कार दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक माँ बाप के दिए हुए संस्कार, और दूसरा आप किस जगह पे हो, आपका इन्वायरमेंट। कभी कभी क्या होता है, आप गलत इन्वायरमेंट पे हो लेकिन माँ बाप ने आपको अच्छी संस्कार दिए ना, तो वो डोमिनेट करता है और आपको कहता है कि नहीं ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें मैंने देखी तो मुझे वो चीज़ रोकी कि नहीं ये नहीं करना है यार, ठीक है फ्रीडम है, घूम रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें कुछ अलग है। फिर मेरे नाना आए गांव से, वो मुझे कहे कि नहीं ये पढ़ने में अच्छा था और अभी इसका इस तरह से हो रहा है, पढ़ाई भी छूट गया है, तो इसे ले जाते हैं। तो मैं वापस जो है बिहार चला गया, और मेरा जो काम था मेरे पापा करने लगे, घर अपना अच्छा चल रहा था। फिर गांव में गया। हमारा गांव बहुत मतलब पीछे कह सकते हैं कि वहाँ पे लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं था। हम लोग किरोसिन में दिए में पढ़ते थे, फ़ोन टेलीविज़न कुछ भी नहीं। तो बहुत अच्छा था, वहाँ भी लाइफ अच्छा जा रहा था यार गांव से। और ये हाइजीन वाइजीन कुछ समझ नहीं आता था, जैसे जाते थे खेल के आते थे वैसे ही सो जाते थे, वैसे ही निकलते थे खेत से, वैसे ही खाते थे, रात में खेत की रखवाली करना। तो मतलब लाइफ एकदम सुकून भरा था, पूरे दिन खेल के पढ़ के। फिर भी लगता था बहुत टाइम बच रहा है, दिन क्यों नहीं जा रहा है। आज तो उठता हूँ और रात कब होता है पता ही नहीं चलता, महीना साल कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चलता है। तो वो चीज़ें भी एक्सपीरियंस काम आई। मैं आपको सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सब लोग बोलते हैं आपको कैसे ख्याल आया। ये सब चीज़ें एक इंस्टेंट पे नहीं आता है कि मैंने देखा और हो गया। हमें कुदरत इस चीज़ के लिए तैयार करता है, और वो आपके जन्म लेने से शुरू हो जाता है कि आपको किस तरह के माहौल में कहाँ रखा जाता है। फिर वहाँ से मैंने वहीं से 10th किया अपने गांव से ही, तो सबको लगा नहीं अच्छा पढ़ रहा है, फर्स्ट डिवीज़न था। फिर मैंने 12th भी किया वहाँ से। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मेरा आईपी यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन हुआ। तो फिर मैं एडमिशन के लिए आया दिल्ली वापस। तो सब चीज़ सही था, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि चलो अब पढ़ाई का खर्चा होता है, रहने का ये सब फीस वगैरह कैसे होगा, क्या करना चाहिए। फिर मैं एक एनजीओ से मिला, मुझे किसी ने मिलवाया, उनको मैंने कहा कि ये सब प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको हम रहने की जगह देंगे। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया है, मेरे लिए तो रहने की जगह मिल गई। तो मैं एक शेल्टर होम में रहने लगा, और शेल्टर होम में रह के ही मैं अपना कॉलेज पढ़ाई, फिर मैं होम ट्यूशन करता था, पढ़ो पढ़ाओ.com एक वेबसाइट थी, वहाँ से मैं क्लासेस करता था, मैथ फिजिक्स पढ़ाता था। तो मैंने अपना बढ़िया सेट कर लिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। और जो मेरा फ्री टाइम होता मैं वहीं पे रहता, तो मुझे उन लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता। मैं वॉलेंट्रीली रेस्क्यू में जाता, नाइट ड्राइव में जाता, लोगों को रोड से कन्विंस करके लाता। मैंने मेंटल हेल्थ के लिए काम किए, जो हम लोग कैंप लगाते थे, जो बाहर लोग ऐसे रहते हैं उनके मेंटल हेल्थ के, उस पे ऊपर हमने काम किया। फिर हमने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ जो चल रहा था, तो उसमें भी मैंने वॉलंटियर ड्रग डी एडिक्शन पे काम किया। जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके लिए काम, मुझे बहुत पैशन था, मुझे था कि नहीं मुझे कुछ करना है। और उसका मेरा कोई गोल नहीं था कि मुझे कोई एनजीओ करना है, मुझे जानना है, मुझे बस मज़ा आ रहा था। और मेरे पूरे लाइफ का एक जो सबसे बड़ा मैं कहता हूँ की पॉइंट है, वो है प्रेजेंट का सेटिस्फैक्शन। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, पास्ट को हम बदल नहीं सकते। पास्ट में हम ब्लेम करें, ये वो काश मैं उससे मिलता तो ये होता, मैं वो डिसीजन नहीं लेता तो ये होता, तो कोई मीनिंग है, मीनिंगलेस है। पास्ट हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर हमें पता भी नहीं है कल हमारी आंख खुले या नहीं खुले। तो हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट में भी जो जिस क्षण हम जो काम को कर रहे हैं, तो कुछ भी करें तो दिल से करें। ये नहीं कि हम कर यहाँ रहे हैं, दिमाग अभी मैं यहाँ हूँ, मेरा ध्यान रहेगा यार यहाँ से जाके वहाँ जाना है, तो मैं ना यहाँ बेस्ट दे रहा हूँ ना मैं वहाँ पहुँच पा रहा हूँ। तो जो काम मिले, सफाई मिले तो उसी को बेस्ट करो, किसी से मिल रहे हो तो पूरे एनर्जी से मिलो, जो काम मिल रहा है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए काम करो। ये नहीं कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे तो कोई नहीं देख रहा, मैं देखता है तो अच्छा करूंगा, नहीं देखेगा तो नहीं अच्छा करूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। आपको ये देखना है मुझे मैं देख रहा हूं, मिरर में मैं खड़ा हूं, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूंगा। बाकी दुनिया को सेटिस्फाई नहीं करना है, दुनिया कभी आपसे सेटिस्फाई नहीं होगी। तो सिर्फ आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है। बहुत बैरियर आएंगे लाइफ में, बहुत कुछ होता है, फैमिली दोस्त ये सब कुछ आपके लाइफ में आएंगे, सब आपको रोकने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो आपके साथ जाएगा वो है आपका शरीर। हम बहुत बातें करते हैं, उसके लिए मैंने अपनी लाइफ खराब कर दी, उसके लिए मैं ऐसा हो गया। यार आपने उसके लिए, अगर आप ही अच्छे नहीं हो तो आप उसके लिए वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो। तो फर्स्ट अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप किसी और के लिए कुछ कर पाओ, अपने परिवार के लिए या अपने समाज के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो इस शरीर का अपने आप का टेक केयर करना सबसे जरूरी है, क्योंकि हर चीज आपसे ही इनिशिएट होती है। अगर आप नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है। तो मैंने उस चीज में अपने सेटिस्फेक्शन के जो मुझे अच्छा लगता था, मुझे बचपन में इलेक्ट्रॉनिक का शौक था, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाके बैठा रहता था ऐसे ही,
देखता था, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, कुछ भी टीवी खोल देना, सर्किट करना, मुझे मजा आता था। गांव में गया तो गांव में भी था, तो दोस्त बने तो मेरे को लगा यार मुझे मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज का शौक था, तो मैंने चलो उसके साथ डीजे प्ले करने चला जाता था कि चलो मैं ये करूंगा, बेस गेन ट्रेवल क्या होता है, मेरे को मजा आता था। फिर हमारे गांव में लाइट नहीं था, तो हमने कहा चलो जनरेटर लेके हम लोग एक एक पॉइंट देंगे इस पूरे गांव में, और उसका 2-2 रुपया कलेक्ट करेंगे एक CFL लाइट लगाने का, और उसका बिजनेस होगा। तो वो बिजनेस भी बहुत अच्छा चला, मजा आया। तो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहा और बहुत सेटिस्फाइड रहता था अपने काम से। तो जब बीटेक कर रहा था, ये सारी चीजें हुई, तो फाइनल ईयर में जाके मेरे फादर की डेथ होती है और मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अभी तक मेरे को खुद का करना था, अब मम्मी का, भाई का, सब देखना था। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। फिर मैं गुजरात आया, यहाँ मेरे मामा रहते हैं, और मैं आया, उन्होंने कहा कि भाई आ, यहाँ पे हम काम करेंगे, बिजनेस करेंगे। मैं कहा ठीक है, मैं आता हूँ। और मैंने फाइनल ईयर में बीटेक छोड़ के मैं इमिडिएटली यहाँ आया और यहाँ पे काम करने लगा। जब यहाँ पे काम किया तो मेरे दिमाग में आया यार मेरा तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई चला गया, अब मैं काम क्या कर रहा हूँ? तो भाई सेल्समैन हमारा काम था, स्कूटी लो, काउंटर काउंटर जाओ, ऑर्डर लो, लिखो, यहाँ आओ, पैक करो, डिलीवर करो, एकदम जहाँ मेरा एजुकेशन। फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं वापस ग्रेजुएशन नॉर्मल भी करूंगा तो 3 साल जाएगा इसमें। मैं कहा ठीक है, अभी ये काम भी बुरा नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है, ये भी कर। हम लाइफ में, लाइफ का एक ही मकसद है, हमें जो भी चीज़ कुछ करना है तो कर रहे हैं। करने लगा, उसमें भी मजा आ रहा था। तो देखा यार बड़ा ट्रक का ट्रक सामान खाली कर रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो लगा नहीं नहीं अच्छा है, ये भी काम बुरा नहीं है, अब शरीर बनाते हैं। तो फिर जिम भी में स्टार्ट कर दिया, तो खुश रहे। पास्ट में क्या गया नहीं गया, प्रेजेंट है मेरे पास, और मैं कोई भी चीज करके उसको बेस्ट कर सकता हूं, मेरा यही मानना था। एक स्क्रैप कहते हैं ना, कचरा बीनने वाला भी, उसका भी, उसमें भी आदमी करोड़पति और एक मैक्सिमम लेवल पे होते हैं। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है कि उसने उस चीज में बेस्ट अचीव किया है। तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं ये करूं वो करूं। और आजकल चीजें अलग हो गई है, जो हमारा यूथ है, या मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वी आर एक्चुअल नॉट थिंकर, वी आर फॉलोअर्स। हम किसी को देखे कि उसने ये वे की, भाई मुझे टिप्स दो ना, लोग मिलते मुझे बताओ ना, अरे यार मेरे पास ऐसा कोई टिप्स होता तो मेरा पूरा सक्सेसर ही इसी चीज में होता है, या कोई जो उस जगह पे है तो उसकी पूरी पीढ़ी ही वैसी बनती और बेस्ट बन के आती। तो इस चीज का कोई टिप्स नहीं होता है, अपने अंदर से सुनो, दिल से जो अच्छा लग रहा है उस चीज को करना चाहिए। तो मैं हमेशा इस चीज को फॉलो करता रहा। फिर जब यहाँ से आया तो सोशल वर्क का जो पार्ट होता है, तो मैं अपने बिजनेस के साथ हमेशा, मेरा था ये नहीं था कि मुझे कुछ करने के लिए कुछ चाहिए, मुझे था कि किसी की हेल्प करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। पैसा वैसा ये एक्सक्यूज है, हम थोड़ा बन जाए, कुछ कमा लें, कुछ अपने एक अचीव करेंगे ना। तो मेरा ड्रीम है मैं एक ऐसे अनाथ बच्चों के लिए ऐसा करूंगा, मैं कुछ अचीव कर लूंगा तो बूढ़ों के लिए कुछ नहीं। आप अचीव करने तक आप रहोगे, या उस टाइम पे आपका मेंटल स्टेट क्या होगा, शायद आपको उस टाइम पे फील हो कि अभी मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया है। एक्चुअल में आप जो अचीव कर रहे हो वो अभी भी लाखों लोगों का सपना है, लेकिन आप उस चीज को फील ही नहीं कर पा रहे हो कि मैंने कुछ अचीव किया है। तो मेरा ये था कि मैं जहां हूं, मेरे पास टाइम है ना, अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, अगर मैं 10 बच्चों को रोज 1 घंटे पढ़ाता हूं तो इसमें मेरा कोई पैसा नहीं जाता है, सिर्फ मेरा टाइम जाता है। तो मैं अपने टाइम से उनकी मदद करूंगा। अगर मैं किसी बुजुर्ग को रोड पे देखता हूं, उनको मैं ले जाके कोई शेल्टर होम या कोई वृद्धाश्रम जो कोई भी चला रहा है, मैं वहां पे पहुंचा देता हूं। तो आई एम जस्ट अ मीडियम, तो मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, तो मुझे तो सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो मैं कहीं से भी लूंगा। तो मैं इस तरीके से हमेशा इन सब काम से जुड़ा रहा, इन्वॉल्व रहा। और मौका मिला 2018 में मैंने फर्स्ट शेल्टर होम सूरत के अंदर ओपन किया फॉर ओल्ड एज पीपल, फॉर होमलेस पीपल। और वो मेरा फर्स्ट शेल्टर था, उसमें मैंने बहुत दिल से काम किया। चैलेंजेस बहुत आते हैं, हर काम में आते हैं, और मैं उस चीज़ को स्पेशल नहीं मानता हूँ। इसलिए मैंने अपने कभी भी अपने वीडियोज़ या कभी भी अपनी चीज़ों में चैलेंजेस नहीं बताए, क्योंकि मैं लोगों को ये फील नहीं कराना चाहता हूँ कि मैं बहुत स्पेशल हूँ और मैंने इस चैलेंजों को झेला है, तुम नहीं झेल पाओगे। लोगों को डराना नहीं है यार, लोगों को इजी बताना है कि मैंने कोई क्या चैलेंज किसके साथ नहीं है, हर एक इंसान के साथ चैलेंज है। चैलेंज का रास्ता पैसे से नहीं जुड़ता है। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे का दुख ये है कि उसको रोटी नहीं मिल रहा है खाने, कुछ बच्चे का दुख ये है क्या कि मेरे पापा मेरे को गाड़ी नहीं दिला रहे हैं BMW, इनके औकात है, इनके पास है, ये मेरे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। और दोनों का मेंटल स्टेट सेम लेवल पे, वो उतना ही दुखी है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और वो उस चीज को शेयर कर रहा है। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज को चैलेंज समझते हैं, और हमें जो लाइफ मिली है उसको हमें बेस्ट समझ के चलना चाहिए। वो शेल्टर होम शुरू हुआ, मैंने उसको दिल से किया, चीजें बढ़ती गई। आज मेरे पास 24 शेल्टर होम है, टोटल 3000 लोग जो जिनका कोई नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, बहुत को तो मैंने ऐसे
कहते हैं सिविल हॉस्पिटल से लाया, आज वो आईटीआई करके अपने पैरों पे खड़े हैं। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। थैंक यू। तो जब इन सबको बहुत बुजुर्ग 600-700 अभी बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज हैं, मैं कल भी रेस्क्यू से ही आ रहा हूँ, डायरेक्ट मुंबई से यहाँ आया क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था। फिर यहाँ पे मेरी हर रात में पूरी रात भर दिन दिन। अब मेरे लिए वो पैसा नहीं, मुझे मजा आता है। मुझे कुछ नहीं दिखता है कि मुझे क्या, मुझे लगता है मैं दुनिया का रिचेस्ट पर्सन हूँ क्योंकि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे जो चाहिए एक सर्वाइवल के लिए वो सब कुछ है, और उस चीज़ को मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, अपने काम को बहुत इंजॉय करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो उनके साथ जो एक ब्लेसिंग, जब मैं किसी को लाता हूँ और उसके बाद जो उनके सैड फेस से जो स्माइल आता है नेचुरली, और जब उनका हाथ उठ के मेरे सर पे आता है, तो मुझे लगता है ये बहुत स्पेशल है। ये कोई कितने भी पैसे कमा के ये चीज़ नहीं कमा सकता है, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और ये काम को मैं आगे करता रहूँगा जब तक मेरे में ताकत है। भले सपोर्ट रहता है तो हज़ारों का करेंगे, नहीं सपोर्ट रहता है तो हमारी कैपेसिटी एक का भी करेंगे, लेकिन करेंगे, कोई बहाने नहीं देंगे। और बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कहानियाँ बहुत है। अब मैं एक एक इंसान के, अपने जो लोगों के एक्सपीरियंस की बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन एक मैं छोटा सा लास्ट आपको शेयर करते जाता हूँ जो मैंने अपने पूरे इस जर्नी में एक समरी निकाला है कि आज मेरे पास शेल्टर होम है, ओल्ड एज होम है, लोग रोड पे से मैं लाता हूँ, उनको रेस्क्यू करता हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसी हालत क्यों होती है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि हम उस हालत में पहुँच के सीखें इस चीज़ को, इससे पहले हम पहले सीख लेते हैं। मेरे शेल्टर होम में जितने भी रहने वाले बुजुर्ग हैं, उन पर मैंने एक सर्वे किया, जाना, तो मुझे पता चला उनमें से 3 कैटेगरी के लोग आते हैं, जिसमें से 60% लोग जो बुढ़ापे में दुखी, वो अपने जवानी में किए हुए कर्मों की वजह से। जब उनका यंग टाइम होता है ना, तो उन्हें लगता है कि हमें किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, हम मस्त कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी है ऐश कर रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं, हमने कोई एसेट ही क्रिएट नहीं किया। एसेट इज नॉट ओनली मॉनिटरी एसेट, एसेट एक होता है रिलेशनल एसेट, भी एसेट है। आपने अच्छे दोस्त बनाए, आपने समाज में अच्छे संबंध बनाए, आपने एक इस दुनिया को कुछ दिया, इस दुनिया से आप ले रहे हो तो इस दुनिया के लिए कुछ दिया, अपने फैमिली के लिए करना, अपने बच्चों के लिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम कर रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा एसेट है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी की परवाह नहीं की, हमने अपने फैमिली तक की परवाह नहीं की, और हमें लगा हमेशा हमारा जिंदगी इतना ही रहेगा, 500 कमा रहे हैं, 500 उड़ा रहे हैं। तो उस तरीके की हमने जिंदगी, जब बुढ़ापा आया, हाथ पैर, कहते हैं ना, शरीर ने साथ देना छोड़, फिर हम वहीं के वहीं गिर गए, रोड पे गिर गए। अब हमारे इर्द गिर्द कोई भी नहीं बचा, ना कोई संबंध, ना कोई रिलेटिव। तो फिर हम सोचते हैं कि यार अब तो हम क्या करें, फिर हम विचारते हैं कि हमने गलतियां की, उनको भी एहसास होता है। फिर हम जैसे कोई लोग नजर पड़ती है, तो अब उन्हें उनकी गलतियां गिनवा कर छोड़ देना, तो हम भी वही कर्म के भाग बन रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि इन्हें एक अच्छी जिंदगी मिले, क्योंकि एहसास आदमी, कभी भी इंसान दूसरों के अनुभव से ज़्यादा खुद के अनुभव से सीखता है। तो उनको लाते हैं, फिर शेल्टर होम में रखते हैं। सेकेंड में हमारे आते हैं जो लोग स्वभाव की वजह से दुखी हैं। उनको कुदरत ने दुखी नहीं किया, उनके पास सब कुछ है, अगर वो माने तो उनका सब कुछ है, लेकिन उनका स्वभाव जो है उसने उनको ये हालत में पहुंचा दिया है। कई लोग हम देखते हैं, कई बुजुर्ग होते हैं, उनको हम देखते हैं ना तो लगता है कितने प्यारे हैं, कितने उनके साथ बैठने में, वो हमारे घर में भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनसे उनकी बोलना, उनका व्यवहार ऐसा होता है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, वो उनको सुन नहीं पाते, उनको झेल नहीं पाते, या उनका खुद का नेचर ऐसा हो जाता है। कई बार होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, माँ बेटे का संबंध होता है और बहुत अच्छा संबंध होता है, 25-30 साल तक माँ बेटे एक दूसरे से क्लोज रहते हैं। लेकिन एक शादी होती है लड़के की, माँ बहुत एक्साइटेड होती है कि चलो शादी हो शादी हो, लेकिन शादी होने के बाद एक कहते हैं ना, बहू की घर में एंट्री होती है, और अब वो बेटे का टाइम थोड़ा डिवाइड हो गया, वो मैक्सिमम टाइम उनके साथ बिता रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, साथ में सो रहे हैं, साथ में डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो माँ को एक गैप फील होने लगता है ऑटोमेटिक, क्योंकि टाइम तो 24 आवर्स ही है, अब वो टाइम शेयर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उनको एक गैप फील होने लगता है। वहां से उनका एक जेलसी डेवलप होने लगता है कि यार ये आई है तो मेरी ऐसा हो रहा है, मेरा बेटा बदल गया है, फिर वो जेलसी ही आगे जाके नफरत बनता है। अब उनकी हर चीज़ उनको बुरी लगेगी, अगर वो कोई रिश्तेदार आए पानी दे रहे हैं तो देखो दिखावा कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश की है, कोई अगर पूजा पाठ भी करे तो देखो ढोंग है, मन में तो इतना वो है, फिर उसको नहीं कुछ सोचता है कि नहीं मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है यार, मेरे को इनको दिखा देना है, मेरे को ऐसे लोगों का, मेरे को यहाँ सुकून नहीं है, वो छोड़ के घर चले जाते हैं, वृद्धाश्रम या कहीं भी रहते हैं कि चलो इनका नाम खराब हो, जो भी हो, जैसा भी हो करके। तो उनके दुख का कारण उनका स्वभाव है, उनको कुदरत ने दुखी नहीं किया है।
और हम एक भावनात्मक देश में रहते हैं, अगर हम माँ को दुखी देखते हैं तो सीधा बच्चे को कहते हैं कैसी औलाद होगी। लेकिन हम एक्चुअल सिचुएशन में जाते हैं, कई बार माँ बाप भी गलत होते हैं, कई बार बच्चे भी गलत होते हैं, और जिस इंसान पे बीतती है, जिस इंसान के साथ हो रहा है, एक्चुअल सिचुएशन वही इंसान जानता है। तो जजमेंटल होना आसान है, लेकिन कभी हम भी उसका भाग बन सकते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी। थर्ड तो नॉर्मल है कि उनके साथ कुदरती है, कुछ ऐसा आपदा हो गया, बच्चों का डेथ हो गया या कुछ ऐसे फाइनेंशियल लॉस हो गए, और वो अच्छे होते हुए भी उसमें कोई भी आ सकते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे, अच्छे खासे एक्टर, अच्छे खासे साइंटिस्ट, वो लोग भी होमलेस अवस्था में मिलते हैं। तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का भी मेंटल हेल्थ बिगड़ सकता है। तो बस इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, वहाँ लाते हैं और कहते हैं जो भी उनके लाइफ का टाइम बताए उसमें लोगों को प्यार और सम्मान चाहिए होता है। बुजुर्गों का कोई डाइट नहीं है, एक रोटी दो रोटी खाते हैं, लेकिन उनको जो चाहिए होता है कि कोई उन्हें सुने। उन्होंने लाइफ में 60 साल 50 साल 70 साल जो भी निकाला है, उनकी हर किसी की एक कहानी है। जैसे मैं अपनी कहानी यहाँ सुना रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, वैसे उनकी भी कहानी है। भले कहते हैं ना कि हाँ, जब हम कुछ कहते हैं तो किसी का कहते हैं छिप जाता है, किसी का छप जाता है, लेकिन छिपा हुआ भी कहानी कहानी ही होता है। तो उनको भी अच्छा लगता है कोई हमें सुने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सुने। तो सुनना जरूरी है। और सोशल मीडिया वीडियोस के माध्यम से, पहले मैं नहीं करता था, पहले मैं बिलीव करता था कि भाई हेल्प कर रहे हो तो दिखा क्यों रहे हो, एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। तो वो इंडिविजुअल पे लागू होता है कि हर इंसान, मुझे विश्वास है हम ऐसी जगह पे रहते हैं, हर इंसान मदद करता है जिसकी जो कैपेसिटी। किसी के यहाँ कोई भूखा आता है, खाना खिलाता है, कोई किसी को अच्छा एडवाइस दे रहा है, वो भी एक हेल्प है। कोई अपने आसपास लोगों की सुन रहा है, वो भी एक हेल्प है। हम लोगों से समाज में अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये भी एक हेल्प है। अगर सब लोग अच्छे हो जाएं तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं खड़ी हो। तो हर कोई अपने अपने स्तर पे कर रहा है, लेकिन जब हम एक ऑर्गेनाइजेशनल वे पे करते हैं और हमारा मकसद सिर्फ शेल्टर ओपन करना नहीं है, कब तक ओपन करूंगा, लोग छोड़ते रहेंगे, मैं लाता रहूंगा, आज 25 है, 50 है, 100 है, मुझे इसे बढ़ाना नहीं है। मेरा विजन है शेल्टर होना ही नहीं चाहिए। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि शेल्टर है। जब मैं वहां देखता हूं ना, तो मेरा कहना, मैं हर चीज में खुद से ही क्वेश्चन करता हूं। मैं वहां देखता हूं लोगों को, दादियों को, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है यार। सब कुछ देख के मुझे लगता है नहीं यार, इनकी लाइफ कैसी है। मैं वहां पे रहूंगा, लाइन से 10 बेड लगे हैं, 10 बेड इधर है, एक एक बेड आपको मिला हुआ है, सुबह में टाइम से नाश्ता मिल रहा है, फिर लंच मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, सब चीज़ आपको मिल रहा है। कि रूटीन और कंट्रोल्ड लाइफ है इनकी। इनका तो कुछ फ्रीडम ही नहीं है। परिवार परिवार होता है, भले वहाँ झगड़ा हो, लड़ाई हो, प्यार हो, लेकिन जो चीज़ वहाँ मिलेगा वो यहाँ नहीं मिल सकता है। ये इनकी मजबूरी है कि चलो रोड से अच्छा उनको मिल रहा है, लेकिन ये सबसे अच्छा नहीं हो सकता है। चाहे आप उनको कितना भी कुछ दे दो, उनका परिवार नहीं बन सकते हैं। तो अपने परिवार को बहुत समझना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। आज हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, सक्सेस होते जा रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं। बच्चों के लिए खासकर रहता है, पेरेंट्स के लिए खासकर। हम एक जगह से आते हैं, आके स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ बनाते हैं, और बनाने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने स्ट्रगल करके बनाया है, और वो स्ट्रगल हम अपने बच्चों से छीनना चाहते हैं। हम सब कुछ करते, फिर अपने बच्चों को हम कि मेरा बच्चा 4 व्हील में जाएगा, मेरा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ेगा, तो ही बड़े हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हुए, हम उससे वो स्ट्रगल छीनते हैं। उसे हम जमीन पे नहीं रहने देते, उसको हम थोड़ा भी टच नहीं होने देते। भाई इसको गंदा हो रहा है, इसको चलो तुरंत हाथ धो, इसका सैनिटाइज करो, ये करो। अरे वैसे भी बच्चे हैं जो मिट्टी में लूट रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा है, जाके चेक करना, मैं लाता हूँ सबको। तो हम उसको खुद ऐसा बनाते हैं, फिर हम उससे कंप्लेन करते हैं यार इसको तो इमोशन ही नहीं है, इसको तो कि अपने सीखने। बच्चा गलत नहीं है, आपने अपने स्ट्रगल में आपने उससे मोह किया, प्यार नहीं किया। प्यार और मोह में डिफरेंस होता है। जब हम अपने बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब की चीजें देते हैं और चाहते हैं कि ये बच्चा वो अचीव करे कि इसके नाम से मुझे जाना जाए, तो ये प्यार है। लेकिन हम जब सोचते हैं कि मेरे नाम से इसको जाना जाए, क्या ये भाई का बेटा है, ये भाई का है, ये देखो इसको इतनी फैसिलिटी मिली है, बाप ने इसको ये दिया है, तो हम अपनी सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। आप उसके लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हो, बस आप अपने आप को बहला फुसला रहे हो और उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो। तो उसको अगर आपको वॉरियर बनाना है, उसको आपको स्ट्रांग बनाना है, तो उसकी जरूरत की चीजें दीजिए जो आपका कर्तव्य है, लेकिन उसको टाइम टू टाइम ये चीज़ का एहसास कराइए कि जो चीज़ तुम्हें मिली है वो अभी भी बहुत सारे बच्चों को नसीब नहीं हो रही है। वो बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रहा है, वो बच्चों के पास पेरेंट्स नहीं है, तुम्हें ये सब मिलने के बावजूद भी तुम्हारे डिमांड्स हैं कि मुझे ये दो वो दो। तो ये चीज़ हमें भी देखना है, हमें स्ट्रिक्ट भी बनना होता है, हमें प्यार भी देना है। तो सब लाइफस्टाइल से जुड़ी जुड़ी चीज़ें हैं। और थैंक यू सो मच।